एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का माध्यम बन सकती है यदि इसे जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाए। शिक्षा मंत्रालय इस ओर कई अहम कदम उठा रहा है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान विनीत जोशी जी, सचिव उच्च शिक्षा विभाग। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, एआई इम्पैक्ट समिट में एजुकेशन में एआई पर जोर रहा, किस तरीके से आप देखते हैं जो एआई समिट हुआ है उसका जो असर एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पड़ेगा, वो कैसा रहेगा? ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जी जुलाई 2020 में जी, तो उसमें उस समय ही ये कहा गया था कि टेक्नोलॉजी और ख़ास करके एआई का यूज़ एजुकेशन में किया जाएगा जी। और उसको बच्चों की शिक्षा के लिए भी और आगे की हायर एजुकेशन में भी और उसके अलावा रिसर्च में भी यूज़ किया जाएगा जी। तो उसको ध्यान में रखते ही कुछ तैयारियां शुरू हो गई थी जी। अब ये जब इसका अनाउंसमेंट हुआ एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का जी, तो उसमें सबसे पहले हमारे कई हायर एजुकेशन के संस्थान जैसे कि आईआईटी मद्रास है, आईआईएससी है और एआईसीटी है, इन लोगों ने जो थीम, इसकी थीम्स थी उसके ऊपर अपने पेपर बनाने शुरू किए। उस पेपर में इंडस्ट्री से चर्चा करके और सोसाइटी से चर्चा करके और टीचर्स से और स्टूडेंट से चर्चा करके कि किस तरीके से एआई का एक इफ़ेक्टिव यूज़ इंक्लूसिव वे में हो सकता है, इसके ऊपर पेपर बनाए गए, चर्चा करी गई। और साथ ही साथ अभी जैसे एकदम एआई समिट जब होने वाला था, शुरू होने वाला था अभी, तो उसके करीब एक महीना पहले, करीब 12 फरवरी के आसपास की बात होगी, तब से शिक्षा मंत्रालय ने पूरे कंट्री में करीब 10,000 संस्थानों को जोड़ करके इस बात को बढ़ाया कि एआई का किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव यूज़ किया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए और क्या क्या आयाम यूज़ करने के हो सकते हैं। तो इन तरीके की बातों को इस समिट के साथ में किया गया। तो शिक्षा में उसमें जो बातें निकल कर के आई, वो चाहे शिक्षा में पढ़ने में हो, चाहे पढ़ाने में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो रिसर्च के एक्सटेंशन में हो, बहुत यूज़ हैं और उसको करके एक डेमोक्रेटिक वे में हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि स्किलिंग पर, रीस्किलिंग पर, अप स्किलिंग पर, इस ओर मंत्रालय क्या विशेष पहल कर रहा है? ये एक देखिए, जैसे अब दुनिया बड़ी जल्दी बदल रही है, मतलब जो चेंज अगर आज से 20-25 साल पहले 5 सालों में हुआ करता था, वो आज 5 महीने में हो जा रहा है जी। और इसमें ये जो एक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बीच का डिफरेंस जो उस समय एक लेवल पे होता था, वो आज डिफरेंस बढ़ गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर मैं पहले शिक्षक की बात करूं कि उसको उसकी स्किलिंग नई तकनीक में और रीस्किलिंग कैसे उसको यूज़ किया जाए, करा जाए। तो इसको शिक्षा मंत्रालय इसके प्रति सजग है और पहले से ही हमारे यहाँ कई प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके अलावा हमारे यहाँ कई स्वयं का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स है। स्वयं प्लस है, जहाँ पे इंडस्ट्री के साथ मिल कर के हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। तो इसके ऊपर एक स्किलिंग और रीस्किलिंग पर जोर दिया गया। दूसरा, अगर ये एकदम से आप इस तरीके का कल्चरल चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको करने के लिए बच्चे को शुरू से ही आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसा आपने सुना होगा कि हमारा जो स्कूली शिक्षा विभाग है, उसने कक्षा 3 से ही ये एआई पे जोर दिया है, एआई पे स्किलिंग की बात करी हुई है। तो ये एक जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्किलिंग, रीस्किलिंग पे जोर देना पड़ेगा, उस पर शिक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से बिल्कुल उसे जन आंदोलन बनाने की बात की है प्रधानमंत्री ने। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि चूँकि पिछले बजट में हमने देखा था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन के क्षेत्र में बनाने की बात की गई, तो इसको अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें, वो हमारे दर्शकों को समझाइए, आखिर ये शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति ला रहा है? जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन, इसका अनाउंसमेंट हमारे पिछले बजट में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा के सारे आयाम हैं, चाहे वो पढ़ने का आयाम हो, चाहे पढ़ाने का आयाम हो, चाहे वो असेसमेंट और टेस्टिंग का आयाम हो, या वो रिसर्च का आयाम हो, और चाहे वो उसके एक्सटेंशन का आयाम हो, उसमें किस तरीके से एआई को यूज़ किया जा सकता है।
तो अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये करेगा कि नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डेवलप करवाएगा। और सब उसके पहले ये वेंडर ड्रिवन नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि सप्लाई के आधार पे हम अपनी डिमांड को करें। ये क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इसको कर रहा है, हम लोग दूर दराज के बच्चों को, जहाँ पे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जहाँ जिन बच्चों के माता पिता इस स्थिति में नहीं है कि वो स्वयं बच्चों को गाइडेंस दे सकें, चाहे उनके चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, किन्हीं कारणों से वो गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, जिससे कि ये जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, वो ना हो। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरीके का एक टूल होगा जो कि जल्दी से जल्दी डिप्लॉय किया जा सके, एक काम वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI इन एजुकेशन करेगा। दूसरा काम वो ये करेगा कि असेसमेंट करने के लिए, आज के दिन जब असेसमेंट होता है, असेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि असेसमेंट करने से किसी बच्चे को कितना पता है और टीचर को उसको क्या करके उस कमी को पूरा करना है, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य असेसमेंट का होता है। तो असेसमेंट जितना जल्दी हो सके, जितना इफ़िशिएंटली हो सके, मतलब जितना करेक्ट हो सके, वो बच्चे को उतना ही फ़ायदेमंद होगा निश्चित तौर पर। तो इसलिए अगर AI का यूज़ उसमें होगा तो जल्दी से जल्दी असेसमेंट हो सकेगा और समय रहते बच्चों में सुधार किया जा सकेगा। तीसरी बात है रिसर्च की। अभी रिसर्च को करने में जो हम लोगों को बड़े बड़े टेक्स्ट को, जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, या कोई एक्सपेरिमेंट है उसको एक शुरू की स्टेज से ही वो काफ़ी रिसोर्स इंटेंसिव हो जाता है। AI को यूज़ करके उस टेक्स्ट को पढ़ने की बात हो या कोई एक्सपेरिमेंट करने की बात हो, उसको हम जल्दी से कर सकेंगे। तो उससे रिसर्च का जो टाइम फ्रेम है वो कम होगा, और रिसर्च के बाद जो पेटेंट बनते हैं और उसके बाद जो उनका कॉमर्शियलाइजेशन होता है वो भी जल्दी हो सकेगा। तो इस तरीके से जो COE फॉर AI है, इन सभी आयामों में, इन सभी डायमेंशंस में कुछ ना कुछ लेकर के आएगा, और मैं आशा करता हूं कि अगले आने वाले 4 से 5 महीनों में आपको ये दिखाई देगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स COE फॉर AI इन एजुकेशन लाया है। वो सबसे पहले स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में होंगे। बिल्कुल। और एक और मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, आपने बताया कि रिसर्च में, टीचिंग में, असेसमेंट में AI का बेहतर इस्तेमाल होगा, लेकिन आज अगर हम जागरूकता की बात करें तो देश की एक बड़ी आबादी है वो AI टूल्स के नाम जानती है, ChatGPT, Gemini की बात करें, लेकिन AI सिर्फ इतना नहीं है, इससे आगे जैसे कि Gen AI की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग की बात करें, तो आप ये जो सारी चीज़ें हैं और व्यवस्थित रूप में, और मैं समझना चाहूँगा कि दूर दराज के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन तक कैसे पहुँचाएंगे और क्या तैयारी है उसके लिए? देखिए, अभी जो हमने एक आपको बोला, आपने 12 फरवरी से एक व्यवस्थित तरीके से 10,000 महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में हमने AI की चर्चा को पहुंचाया है। उसका एक उद्देश्य ये भी था कि हर एक आदमी को ये पता चले कि उसके जीवन में, पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे हेल्थ में हो, किस तरीके से AI सहयोग कर सकता है, एक, और दूसरा उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को क्या AI दूर कर सकता है। अगर उस तरीके की क्यूरियोसिटी होगी तो उस तरीके की डिमांड आएगी, तो जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो वैसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे। आपने ChatGPT की बात करी या Gemini की बात करी, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। मतलब ये एक तरीके से मैं बात करूँ इसको सिंपल टर्म्स में, तो ये एक फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, इनके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। इसी ChatGPT और Gemini की तरह ही हमारे अपने भारत के जो 2 अभी हमारे, क्योंकि हमारे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, IIT मद्रास से और IIT बॉम्बे से, उसमें भारत जेन और सर्वम AI हैं, तो वो भी इसी तरीके के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। उन पे भी बेस करके अब एप्लीकेशन बन रही हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में आप हर बालक के नाम से, हर भारतीय के नाम से सर्वम और भारत जन का नाम सुनेंगे। और यही थोड़ा सा और विस्तार में समझना चाहेंगे सर, कि क्या जो भारत में डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उन और भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बनाया गया, ये कितना असरदार मॉडल होगा, और ख़ास तौर पर जो लोग हैं जो अलग अलग भाषा, अपनी मातृभाषा में जानना चाहते हैं, उनके लिए कितना हितकारी होगा। आप सर स्वयं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर मैं कोई प्रॉम्प्ट डालता हूं, अगर वो मैं हिंदी में डालूं तो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता हूं। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर कोई हिंदी भाषी या तमिल भाषी या किसी भी भाषा का स्टूडेंट
क्या सर्वम जैसे जो मॉडल हैं वो उसके लिए कितना मददगार साबित होंगे? बहुत मददगार हो गए। मैं तो स्वयं क्योंकि हिंदी माध्यम से 12वीं तक पढ़ा और उसके बाद 12वीं के तुरंत बाद जहाँ मैं गया वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम में होता था, तो जो समस्याएं एक जब मीडियम चेंज करने में आती है उससे मैं पूरी तरीके से मुझे उसके बारे में पता है समस्याओं को। वो भाषा के साथ साथ विचारों की अभिव्यक्ति, दूसरे की भाषा को समझना, उन भाषा में वो क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको समझना, और समझने के बाद उसका उत्तर दे पाना एक बड़ी ही समस्या दायक बात होती है, और उससे कहीं ना कहीं बच्चे का सेल्फ स्टीम भी इफेक्ट होता है, और सेल्फ स्टीम इफेक्ट होने से उसके सोचने की शक्ति, उसके नवाचार करने की शक्ति, उसके एक टीम के साथ काम करने की शक्ति, सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। तो अब ये जो हमारे भारत के जो मॉडल होंगे, आपको पता ही है कि भारत में भाषाओं की बहुत विविधता है। अगर हम हिंदी भी बोलें तो हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएं तो आपको हर कदम पे, हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे भाषा का जो बोल, उसका चाहे वो लय है बोलने की, चाहे वो अक्षर हैं, वो बदलते रहते हैं। तो जो हमारे ये मॉडल होंगे, क्योंकि उनको हमारे लोग यूज़ करेंगे तो वो एक बहुत ही पावरफुल होंगे। इनफैक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पिलर वो डेटा है। और हमारे यहाँ डाइवर्सिटी होने के कारण में और नंबर ज़्यादा होने के कारण में इस डेटा का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली जो भी मॉडल यहाँ पे विकसित होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। जी, लेकिन जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ यूज़र बेस तो बहुत बड़ा है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वर्षों में, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था, जो तकनीक एक तरह से जो दौर होता है बदलाव का, वो सबसे चुनौतीपूर्ण दौर होता है, ऐसे में आने वाले 5 सालों में हमारे जो छात्र हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किस तरीके के मॉडल, स्टार्टअप, इनोवेशन पर काम करेंगे, और विशेष तौर पर अगर एजुकेशन की फील्ड में हम बात करें तो किस तरीके की जनता उम्मीदें रख सकती है, और ये जो मॉडल हैं ये अपने आप में आज किस स्टेज में हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपने स्टार्टअप की करी, तो उसमें अभी इस बार के जो बजट में बहुत ही रेलेवेंट काम हमारे हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ है, वो हुआ है कि एक जो हाई पावर्ड कमिटी बनी है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि किस तरीके से शिक्षा को ग्रोथ का एक माध्यम बनाया जाए, नॉलेज इकोनॉमी किस तरीके से भारत के विकास में, विकसित भारत को 2047 तक बनाने में किस तरीके से सहयोग करे। और आपने यह भी देखा होगा कि शिक्षा नीति आने के बाद, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद इस समय एक आत्मनिर्भरता और दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप, इसको लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं उस पर बहुत जोर दिया गया। और आज के दिन में जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, उच्चतर शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे चाहे वो इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट की बात हो, चाहे वो बच्चे को स्वावलंबी बनाने की बात हो कि वो होने के बाद जॉब ही ना ढूंढे, वो जॉब क्रिएटर भी हो, कुछ लोग जो उसके अंदर में वजूद रखते हैं वो जॉब क्रिएटर भी हो, तो एक कल्चरल चेंज आज के डेट में हुआ है। उसके बाद जो हमारे यहाँ, क्योंकि एक एरिया एआई का है, उसके अलावा और भी एरिया हैं, बाकी सब में एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, लेकिन अगर एआई की बात करें तो ये सर्वम और भारत जेन तो फाउंडेशन मॉडल पे हैं। उसके अलावा आपने अभी इम्पैक्ट समिट में भी देखा होगा, या इम्पैक्ट समिट में भी देखा होगा कि कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। तो दोनों तरीके के स्टार्टअप्स फ्यूचर में आएंगे। एक कुछ स्टार्टअप्स जो कि फाउंडेशन मॉडल पे काम करेंगे, और कुछ स्टार्टअप जिनका नंबर अभी बहुत ज़्यादा है वो एक्चुअल एप्लीकेशन पे काम करेंगे, और वो एप्लीकेशन अलग अलग तरीके की होगी। कोई एप्लीकेशन हो सकता है वो मणिपुर के एरिया में एक विशेष लैंग्वेज या एक विशेष सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में काम करे, कुछ मॉडल ऐसे होंगे जो कि क्या पता पंजाब के उसमें काम करे, क्योंकि तो भारत की विविधता है, उसके लिए हमारे यहाँ अलग अलग मॉडल आएंगे। और इस बात की भी चर्चा है, वो आज की सुबह के सेशन में भी आई थी हमारे एआई इम्पैक्ट समिट में, कि भारत स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पे भी काम करेगा, कि जिससे कि कम से कम पावर को यूज़ करके, क्योंकि इसमें पावर का कंजम्पशन या जो कंप्यूटेशन का कंप्यूट का जो कंजम्पशन होता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो भारत का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है, वो बहुत सहयोगी होगा। बिल्कुल। और एक
एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपके विभाग की तरफ से किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं विश्वविद्यालयों को कि रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अब मतलब एक एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई ये बहुत ज़रूरी हो गया। इनफैक्ट आज इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो हम लोगों को संबोधित किया सुबह, उसमें बोला था उन्होंने कि क्यों ना ऐसा हो कि हम उसमें एक मार्क जैसा लगा हो कि ये एआई को यूज़ करके बनाया गया है, कि मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसको पता चले कि कोई भी चीज़ जो है वो एआई द्वारा बनाई गई है। अभी कोई डायरेक्शंस तो नहीं, लेकिन इस तरीके की अवेयरनेस जनरेशन जो वो हो रही है। पिछले आने वाले जो पिछले के 2 महीने जो रहे जिसमें इंटरेक्शन हुआ, और उसके अलावा जो अलग अलग एडवाइजरीज दी गई हैं उसमें बोला गया है कि जब अगर एआई को यूज़ किया जाए तो उसको एथिकल वे में यूज़ किया जाए। जो एआई को यूज़ कर रहे हैं वो अपफ्रंट कहें कि हमने एआई को यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जब बच्चों का असेसमेंट हो तो उन्होंने अगर एआई को यूज़ किया है तो बच्चे भी ये बोलें कि मैंने ये प्रॉम्प्ट को यूज़ किया है और उसका आंसर ये है, जिससे कि उसको उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज किया जा सके, ना कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया हुआ है। सर, एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत में जो इंटरनेट का यूज़र बेस है, जो डेटा का इस्तेमाल, डेटा हमारे यहाँ पर डे मेरे ख्याल से 24 जीबी के आसपास पर महीने 24 जीबी डेटा सबसे कम कॉस्ट हमारे यहाँ होगी। हाँ, कॉस्ट भी कम है और इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले के लिए एआई मॉडल इस तरीके से विकसित किए जाएं कि मोबाइल फर्स्ट की तकनीक पर, ताकि वो लोगों तक पहुँचें जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एआई की पहुंच होगी, जानकारी और समझ विकसित होगी। हाँ, आजकल इसीलिए आप देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस या जिनको ऐप्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो डिवाइस एग्नोस्टिक होने लगे हैं कि उसको चाहे आप छोटे मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बड़े टैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पूरे के पूरे पीसी पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भारत के जहाँ तक विकास की बात है उसमें जो डेवलपर्स हैं इसका विशेष ध्यान कर रहे हैं कि इस तरीके का जो उनके जो ऐप्स बने जो कि मोबाइल पे बनाए जा सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है जो कि अभी हमारे सर्वम और दूसरे लोग इसका ध्यान रख रहे हैं कि हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पे टच स्क्रीन के फ़ोन्स ना उपलब्ध हो, बिल्कुल, तो वहाँ पे एआई को बटन वाले फ़ोन के द्वारा भी यूज़ करा जा सकता है। अरे वाह! तो इस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कुछ समय में हम सबको देखने को मिलेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने कि अगर ऐसे फ़ोन जो बटन वाले फ़ोन हैं उनका इस्तेमाल वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एआई को, तो निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देश के युवाओं में एक तरह से शंका भी है एआई को लेकर कि हमारे भविष्य को लेकर क्या होगा, और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए एआई को कितनी ज़रूरत है, और मंत्रालय की तरफ से इस तरफ क्या कोई ठोस प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें जो प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया कि हमको रीस्किलिंग अपस्किलिंग करते रहना पड़ेगा, तो जिन लोगों ने अभी मान लीजिए कुछ पढ़ाई कर भी ली है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली होगी, नौकरी ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेंज तो एक मतलब प्रकृति का शाश्वत नियम है, चेंज तो होता रहेगा। हमको चेंज के हिसाब से अपने को तैयार करना है। आज एआई आया हुआ है और एआई को सीखने के लिए कई चीज़ें मंत्रालय ने बनाई हुई हैं। हमारा जो स्वयं प्लस का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे छोटे छोटे कई कोर्सेज हैं जिनको बच्चा सीख करके समझ सकता है। इसी तरीके से स्किल मिनिस्ट्री ने भी एक MSD ने सोर करके एक अपना ऐप बनाया है जिसके द्वारा भी विशेष वो उसको जान सकता है। उसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है उसने युवा AI करके एक अपना प्रोग्राम दिया है जिसके अंतर्गत हर आदमी AI के बारे में जान सकता है। तो अगर जानने की इच्छा और इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि AI अभी हर व्यक्ति को यूज़फुल है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए एक बड़ा अच्छा माध्यम बन सकता है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मंत्र को फॉलो करें कि हम अपने को अपस्किल करें और जो हमारी पुरानी स्किल हैं उसको हम और शार्पन करें, जिससे कि हम फिर आगे आने वाले समय में अच्छा काम कर सकें। स्किल डेवलपमेंट को लेकर छात्रों तक ये पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक अहम सवाल है जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं,
उनको एक बार फिर एआई उनके बारे उन्हें बताया जाए, किस तरीके से वो छात्रों को पढ़ाएं, एक तरह से रिफ्रेशर, तो उसके लिए भी कोई ठोस कदम उठाए गए हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स को भी एआई के बारे में बताया जाए, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले कहा, अब जो अगर उन्होंने इसको एआई के यूज़ को और एथिकल यूज़ को अभी नहीं सीखा, तो जो गैप है टीचर और टॉट के बीच का, वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा जो कि पहले हुआ करता था। तो इसके लिए उनको सीखने की बड़ी आवश्यकता है, और स्पेशली असेसमेंट के एरिया में। और हमने देखा है हमारे कई संस्थान हैं, जैसे IIMs हैं, उन लोगों ने अब असेसमेंट का तरीका, जो एग्ज़ामिनेशन का तरीका है, वो बदला हुआ है। कुछ लोग अब आंसर पूछने के बजाय क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आंसर आपको दिया, बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा। वो संभव हो सका क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। तो भारत सरकार के कई प्रोग्राम हैं हमारे यहाँ। स्वयं पे, जो कि मूक्स का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। स्वयं प्लस पे, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री के सहयोग से एआई के कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक हमारे यहाँ मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत भी एआई के ऊपर में कोर्सेज टीचर्स के लिए और लीडर्स के लिए, जो कि डीन हैं या वाइस चांसलर्स हैं, उन लोगों के लिए, कि उनके लिए एआई का क्या यूज़ होगा पढ़ने पढ़ाने के लिए या गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी जो एजुकेशन को अच्छी तरीके से दे पाने के लिए कैसे कर सकते हो। ये कोर्सेज उपलब्ध हैं, लोग कर भी रहे हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको करें और अपने को अपस्किल करें। सर, मैं एक और बात आपसे समझना चाहूँगा। हम जब बात करते हैं, आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बताया था, तो डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसे और मजबूत करने के लिए जो दूर दराज के इलाके हैं और ख़ास तौर पर जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें वो इंफ्रा मजबूत करने के लिए कोई क्या पहल की गई है अभी हाल फिलहाल में? ये जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन है, इसका सबसे बड़ा जो एक काम रहेगा, वो ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना जो कि मास स्केल पे अप्लाई हो सके, और जिससे जो बच्चा जो मार्केट में उपलब्ध ऐप्स हैं उसको नहीं यूज़ कर पाता, वो यूज़ कर सके जी। तो ये उसको डिलीवर करेगा। जो ये DPI बन कर के आएगा, वो मोस्ट लाइकली, जैसे मैंने पहले बोला, स्कूल एजुकेशन के सेक्टर में होगा। कुछ समय आप इंतज़ार करिए, यू विल हैव अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एजुकेशन सेक्टर, इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। एक और सवाल समझना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर हैं, वो तमिल में पढ़ा रहे हैं, क्या हम उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ बच्चा वो सुनना चाहे, समझना चाहे रियल टाइम में, तो हम क्या उस तकनीक की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट ये पहले कल्पना हुआ करती थी कि कैसे हम बेस्ट टीचर से सारे बच्चों को पढ़वा सकें, तो आज वो कल्पना वास्तविकता में बदलती हुई नज़र आ रही है। सर्वम ने अभी एक अपना मॉडल जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है, हमारे उसमें IIT मद्रास के डायरेक्टर साहब को पढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है। वहाँ पे वो स्वयं इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन उसका साइमल्टेनियस जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन भी भाव के साथ में, वो खाली मतलब ट्रांसलिट्रेशन नहीं, भाव के साथ में ट्रांसलेशन, उनके सेम उन्हीं की वॉइस में अलग अलग भाषाओं में लोग सुन सकते हैं। तो वो अब तकनीक आ चुकी, वो भी फॉर्मली लॉन्च हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, 2047 का जो विकसित भारत होगा, उसमें एजुकेशन की और ख़ास तौर पर एआई इन एजुकेशन, इसकी कितनी भूमिका आप मानते हैं? बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मैं बल्कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अभी हम लोग की चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ समय पहले, ये दिसंबर में हुई थी, तो उसमें नॉलेज इकोनॉमी फॉर विकसित भारत, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन उसमें आया। तो उसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके किस तरीके से जो टीचर और टॉट के बीच का गैप है उसको दूर किया जाए, रिसर्च जो है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे करके कैसे हम लोग रिसर्च को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो हायर एजुकेशन
स्पेशली, और हायर एजुकेशन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है विकसित भारत 2047 बनने के लिए। एक और मेरे जहन में सवाल आया, क्योंकि अब एक दिशा बदली है। IIM जो आपने जिक्र भी किया था, वो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट माने जाते थे, लेकिन हाल ही में हमने कॉन्क्लेव के दौरान देखा कि IIM लखनऊ ने एक स्पेशलाइज्ड कोर्स लॉन्च किया है। इस तरीके के कोर्सेज की तरफ हमारी जो बदलाव हैं वो आगे भी हमें देखने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल। अब तो देखिए, जो AI है वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल है कि AI का यूज़ हर चीज़ में है, चाहे वो हिस्ट्री की पढ़ाई हो रही हो, चाहे ज्योग्राफी की पढ़ाई हो रही हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही हो। किसी भी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करने के लिए AI एक बहुत बड़ा माध्यम बन करके हमारे सामने में आया हुआ है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज ऐसे आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने IIM लखनऊ की बात करी, उस तरीके से हमारे IIM अहमदाबाद ने भी एक अभी इसी के दौरान पिछले AI समिट के रनअप में ही उन्होंने एक अपने यहाँ एक AI स्कूल खुला है। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो NYU है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके साथ में उन्होंने MOU करके एक वहाँ पे AI का सेंटर बनाने की बात करी है। वाधवानी फाउंडेशन ने IIT कानपुर के अंदर में एक AI स्कूल बनाया है। तो इन लोग अलग अलग स्तर पे क्रॉस कटिंग, खाली कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी शिक्षा में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए उन लोगों ने बनाया। निश्चित तौर पर हम तकनीक के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अवसर भी हैं, आशंकाएं भी हैं, लेकिन आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं, वो हमें हमारे मेहमान विनीत जोशी जी ने बताया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।